सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 8 का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है संसार सागर के अनाम नायक। तो आइए जानें कि संसार में सागर किस तरह से नायकों ने बनाया है। ये एक पुस्तक का अंश है जिसे लिखा है अनुपम मिश्र ने। तो आइए जानें अनुपम मिश्र हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस कहानी का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को जानना है और जल संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय जानना है। तो क्योंकि जल हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, तो उसको हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं, ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानें कि ये जल का स्रोत हमें मिला कैसे है। तो एक समय था जब देश में तालाब बनाने की होड़ सी लगी रहती थी, क्योंकि उस समय जो है पानियों का साधन जो था तालाब ही था। तालाब की जगह का चुनाव बुलाई करते थे, गजदर ज़मीन की पैमाइश करते थे, यानी जिस ज़मीन को वो चुनते थे सिल्वर पत्थर का काम करते थे। सिरभाव बिना औजार के पानी की ठीक जगह बताते थे। जल सूंघा आम अथवा जामुन की लकड़ी में भूजल सूंघकर उसका विश्लेषण करते थे, उस तरीके से वो पता करते थे। पथरोट और टंकरा तालाब बनाते थे, खनती मिट्टी काटते थे, यानी ये सभी लोगों का काम था कि किस प्रकार वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और एक बार जागृत और यदि सरकार और जनता तालाब निर्माण की ओर एक बार जागृत हो जाती तो संभवतः पानी की कमी दूर की जा सकती थी। मतलब उस समय जो था तालाब का महत्व बहुत ज़्यादा था। मगर उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने पीने तथा सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, पंप सेट, हैंडपंप आदि पर जोर देने लगी। तो आइए जानें इस पाठ के आधार पे हमें क्या बताया जा रहा है। तो पाठ आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं। कौन थे इस संसार सागर के नायक। सबसे पहले लेखक पूछना चाह रहे हैं कि इस संसार के सागर के नायक कौन थे। तो सैकड़ों हजारों तालाबों अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि ये सारे चीज़ जो है अचानक से हमें नहीं मिले हैं। इनके पीछे हजारों लोग थे जिन्होंने इन्हें बनवाया, लेकिन 200 वर्षों में नए किस्म की थोड़ी सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने तालाब बनाने वाले को शून्य ही बना दिया। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद लोग बहुत सारी अलग अलग स्रोतों को अपनाने लगे हैं, जिससे के कारण जो है तालाब बनाने वाले बिल्कुल रुक से गए हैं। इस नए समाज के मन में यह जानने की भी उत्सुकता नहीं बची है कि उनसे पहले के दौर में इतने सारे तालाब भला कौन बनाता था। तो आज के समय में आप हो या हम हो, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये तालाब, ये पानी का स्रोत आखिर आया कहाँ से। आज जो अनाम हो गए हैं उसका एक समय में बड़ा नाम था। पूरे देश में तालाब बनते थे और बनाने वाले भी पूरे देश में थे। कहीं यह विद्या जाति के विद्यालय में सिखाई जाती थी, तो कहीं यह जात से हटकर एक विशेष प्रांत भी बन जाती थी। बनाने वाले लोग कहीं एक जगह बसे मिलते थे, तो कहीं वे घूम घूम कर इस काम को करते थे। गजधर एक सुंदर शब्द है। गजधर एक बोल रहा है कि सुंदर शब्द है तालाब बनाने वालों की आदर के साथ याद करने के लिए, यानी कि जो तालाब बनाते हैं उनको आदर के साथ याद करने के लिए गजधर जो है बहुत ही सुंदर शब्द है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी बाकी है, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की मात्राएं बहुत कम हैं। गजधर यानी जो गज को धारण करता है, और गज वही जो नापने के काम आता है, लेकिन फिर भी समाज में इन्हें 3 हाथ की लोहे की छड़ लेकर घूमने वाला मिस्त्री नहीं माना। गजधर तो समाज की गहराई नाप ले उसे ऐसा दर्जा दिया गया है। गजधर वास्तुकार थे। गांव समाज हो या नगर समाज, उसके नव निर्माण की रख रखाव की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण के काम गजधर के कंधों पर टिके होते थे। यानी नगर का निर्माण करना हो या फिर और भी कोई छोटे मोटे निर्माण, सारे की जिम्मेवारी गजधर पर ही होती थी। वही योजना बनाते थे, कुल काम की लागत निकालते थे कि काम में कितने लगेंगे, कितने खर्च होंगे, काम में लगने वाली सारी चीज़ों को जुटाते थे, और इस सब के बदले वे अपनी जजमान से ऐसा कुछ नहीं मांग बैठते थे जो वे दे ना पाएँ। लोग भी ऐसे थे कि उनसे जो कुछ बनता वे गजधर को भेंट कर देते थे। काम पूरा होने पर परिश्रमिक के अलावा गजधर को सम्मान भी मिलता था, यानी उसको की गई मेहनत के फल के साथ साथ सम्मान भी मिलता था। सरोपा भेंट करना अब शायद सिर्फ सिख परंपरा में ही बचा है, पर अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में गजधर को
गृहस्थ की ओर से बड़े आदर के साथ सरोपा भेंट किया जाता रहा है। बोल रहा है कि काम पूरे करने के बाद तो उसको जो उसके मेहनत का फल है वो तो मिलता ही था, साथ ही साथ उसको भेंट भी दिया जाता था, जो परंपरा अब सभी जगहों पे नहीं है, सिर्फ सिख लोगों के यहाँ और अभी तक राजस्थान में भी ये परंपरा चल रहा। पगड़ी बांधने के अलावा चांदी और कभी कभी सोने के बटन भी भेंट दिए जाते थे। जमीन भी उनके नाम की जाती थी। पगड़ी पहनाए जाने के बाद गजधर अपने साथ काम करने वाली टोली के कुछ और लोगों का नाम बताते थे। उन्हें भी पारिश्रमिक के अलावा यथाशक्ति जो भी मुमकिन हो सके कुछ न कुछ भेंट दी जाती थी। एहसान का यह भाव तालाब बनाने के बाद होने वाले भोज में विशेष रूप से देखने में आता था कि किस प्रकार वो लोग ये काम को किए हैं। अभ्यस्त आँखों का सुंदर उदाहरण थे गजधर, यानी मेहनत का सबसे बड़ा फल जो था, उदाहरण जो था, वो थे गजधर। गुरु शिष्य परंपरा से काम सिखाया जाता था। नए हाथ को पुराना हाथ इतना सिखाता, इतना उठाता कि वो कुछ समय बाद जोड़ियाँ बना जाता। जोड़ियाँ यानी गजधर का विश्वसनीय साथी बन जाता था। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को जिस तरह से गुरु एक शिष्य को काम सिखाते हैं वो उसी तरीके से उन्हें सिखाते थे। कुछ अच्छे जोड़िए वाले गजधर स्वयं इतने ऊपर उठ जाते थे कि बस फिर उनका नाम ही गजधर रह जाता था, यानी जो सबसे अच्छे काम करते थे उनका नाम ही गजधर पड़ जाता था। पर गज उनका छूट जाता। अच्छे गजधर की एक परिभाषा यही थी कि वे औजारों को हाथ नहीं लगाते, सिर्फ जगह देखकर निर्णय लेते कि कहाँ क्या करना है। वे एक जगह बैठ जाते और सारा काम उनके मौखिक निर्देश पर चलता रहता था। यानी गजधर का काम करना नहीं, जगह का चुनाव करना और उसकी देखभाल करना और अपने मुंह से निर्देश देकर सारे काम को करवाना था। औजारों का उपयोग करते करते इतना ऊपर उठना कि फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं रहे, यह एक बात है, पर कभी औजारों को हाथ ही नहीं लगाना यह दूसरी बात है। ऐसे सीधे सिरभाव कहलाते हैं। सिरभाव किसी भी औजार के बिना पानी की ठीक जगह बताते थे। सिरभाव कोई जाति विशेष से नहीं होते थे। जल सूंघा यानी भूजल को सूंघकर बताने वाले लोग भी सिरभाव जैसे ही होते। यानी सिरभाव का अर्थ यहाँ पे वैसे लोगों से है जो सिर्फ भूमि को सूंघकर बता दे कि वहाँ पे जल है, पर वे जल की तरंगों के संकेत को आम या जामुन की लकड़ी की सहायता से पकड़कर पानी का पता बताते थे। यह काम आज भी जारी है। ट्यूबवेल खोलने वाली कंपनियां पहले अपने यंत्र से जगह चुनती है, फिर इन्हें बुलाकर और पक्का कर लेती है कि पानी मिलेगा या नहीं। सरकारी क्षेत्रों में भी बिना कागज़ पर दिखाई इनकी सेवाएं ले ली जाती है। सोनकर और सुनकर शब्द सोने का काम करने वालों के लिए थे, पर यह सोना नहीं, मिट्टी ही था। तालाब की जगह का चुनाव करते समय बुलई बिना बुलाए जाते थे। बुलई यानी जिन्हें गांव की पूरी जानकारी रहती थी, यहाँ कैसी ज़मीन है, किसकी है, पहले कहाँ कहाँ तालाब, बावड़ी आदि बन चुके हैं, कहाँ और बन सकते हैं, ऐसी सब जानकारियाँ बुलई को कंठस्थ रहती थी। यानी ऐसी सभी जानकारियाँ जो बुलई है उसको याद रहती थी, फिर भी उसके पास इस सब का बारीक हिसाब किताब लिखा हुआ भी मिलता था। बुलई कहीं ढेर भी कहलाते हैं, कहीं पे बुलई, कहीं पे ढेर कहे जाते हैं। और इसी तरह मिर्था थे जो ज़मीन की नाप जोख, हिसाब किताब और ज़मीन के झगड़ों का निपटारा भी करते थे। कोरी या कोली जाति ने भी तालाबों का बड़ा काम किया था। सैकड़ों तालाब बनाने वाले कोरियों के बारे में आज ठीक ढंग से जानकारी देने वाली एक पंक्ति भी नहीं मिल पाती है, लेकिन एक समय था जब बहुत से क्षेत्र कोली जाति के सदस्यों को अपने यहाँ बसाने के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटाते थे। यानी उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको अपने यहाँ बसाना चाहते थे। महाराष्ट्र, गुजरात के अनेक गाँव में उन्हें जो ज़मीन दी जाती थी उसका लगान माफ़ कर दिया जाता था। ऐसी ज़मीन बारा या वारो कहलाती थी। यानी उन लोगों को ज़मीन कर माफ़ करके दिया जाता था ताकि वो बसे सचमुच लौह पुरुष थे। अगरिया यह जाति लोहे के काम के कारण जानी जाती थी, पर कहीं कहीं अगरिया तालाब भी बनाते थे। तालाब खोदने के औजार गैंती, फावड़ा, बेल, मेटाक, तसले या तगाड़ी बनाने वाले लोग इन औजारों को चलाने में भी किसी से पीछे नहीं थे। बेल से ही बेलदार शब्द बना है। माली समाज और इस काम में लगे परिहार जाति का भी
तालाब बनाने में, तालाब बनने पर उसमें कमल कुमुदनी लगाने में योगदान रहता था। कहीं तालाब के किनारे कुछ ज़मीन केवल माली परिवारों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। उनका जीवन तालाब में से चलता था और जीवन भर वे तालाब की रखवाली करते थे। अब आइए जानें राजस्थान के बारे में। राजस्थान में यह काम मीना करते थे। अलवर जिले में एक छोटी सी नई संस्था तरु भारत संघ ने पिछले 10 वर्षों में 2000 से अधिक तालाब बनाए हैं। उसे हर गांव में यही लगा कि पूरा गांव तालाब बन जाता है। कठिन से कठिन मामलों में संस्था को बाहर से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि भीतर तो मीना थे जो पीढ़ियों से यहाँ तालाब बनाते रहे हैं। एक तरफ दक्षिण में नीरघंटी जैसे हरिजन थे, जो पश्चिम में पालीवाल जैसे ब्राह्मण भी थे। जैसलमेर जोधपुर के पास 10वीं सदी में पल्ली नगर में बसने के कारण ये पल्लवीय या पालविया कहलाए। इन ब्राह्मणों को मरुभूमि में बरसने वाले थोड़े से पानी को पूरी तरह से रोक लेने का अच्छा कौशल सध गया था। वे खड़ीन के अच्छे निर्मित थे। मरुभूमि का कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा जहां पानी बहकर आता, वहां 2 या 3 तरफ से मेड़बंदी कर पानी रोककर विशिष्ट ढंग से तैयार बांधनुमा खेत को गड़ीन कहा जाता है। खड़ीन खेत बाद में है, पहले तो तालाब ही है। मरुभूमि में सैकड़ों मन अनाज इसी खड़ीनों के पैदा किया जाता है और आज भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में सैकड़ों खड़ीन नज़र आ जाती है। यानी इन्हीं के पानियों से वहाँ पे अनाज उगाए जाते थे। लेकिन पानी की कमी के अलावा स्वाभिमान भी क्या होता है, इसे पालीवाल ही जानते हैं। जैसलमेर में ना जाने कितने गांव पालीवालों के थे। राजा से किसी समय विवाद हुआ, बस रातों रात पालीवालों के गांव खाली हो गए। एक से एक कीमती सुंदर घर, कुएं, खड़ीन सब छोड़कर पालीवाल राज्य से बाहर हो गए। आज उनके वीरान गांव और घर जैसलमेर में पर्यटकों को गाइड बड़े गर्व के साथ दिखाते हैं। पालीवाल वहां से निकलकर कहां गए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, पर एक मुख्य धारा आगरा और जौनपुर में बसी थी। अपने पूरे शरीर पर राम नाम का न गुदवाने और राम नाम की चादर ओढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के रामनामी तालाबों के अच्छे जानकार थे। मिट्टी का काम और राम का ही नाम था। इनके लिए रायपुर, बिलासपुर और रामगढ़ जिले में फैले इस संप्रदाय के लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में घुस कर तालाब खोदते रहे। संभवतः इस घूमने के कारण ही इन्हें बंजारा भी मान लिया गया था। छत्तीसगढ़ में कई गांवों में लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि उनका तालाब बंजारों ने बनाया था। राम नामी परिवार में हिंदू होते हुए भी अंतिम संस्कार में अग्नि नहीं दी जाती थी, मिट्टी में दफनाया जाता था, क्योंकि उनके लिए मिट्टी से बड़ा और कुछ नहीं। जीवन भर राम का नाम लेकर तालाब का काम करने वाले के लिए जीवन के पूर्ण विराम की इससे पवित्र और कौन सी रीत होगी। आज ये सब नाम अनाम हो गए हैं, क्योंकि आज हम लोग ये सभी लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं कि किसने आखिरकार तालाब बनाए। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य में प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें बनाने वाले लोग आज शून्य बना दिए गए हैं। यानी इस पाठ के आधार पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि तालाब बनाने में किसी न किसी का तो हाथ होगा, लेकिन वो सभी को आज बिल्कुल भी याद नहीं किया जाता। लोग आजकल नई तकनीकियों से की गई सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ही याद रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।